अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन मार्केट का जो स्टार्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं कि अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा था। कल के फाइनेंस मिनिस्टर ने जब फाइनेंस बिल पेश किया, इसके पेश होने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो चेंजेस में आते हुए दिखाई दी। 170 बिलियंस का जो एक टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंदर एडिशन किया गया ये जो नंबर्स, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर GST का बढ़ना 1% जो है वो इसमें भी ऐड ऑन किया गया है, यानी कि 17% से 18% हो गया है। नन जो हम कह सकते हैं एसेंशियल आइटम्स है यानी कि लग्जूरियस आइटम है उसको 25% GST कर दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। कि अब हम देखेंगे वो डिस्करेज करते हुए दिखाई देंगे, इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया गया है। साथ साथ वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हैं उनको इनकरेज किया गया है, और हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें अभी भी IMF के बिल को या IMF के जो हम कह सकते हैं ट्रांच को उसको वेलकम करने के लिए किया गया है। पाकिस्तान के लिए भी ये मेजर्स लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जानिब से ये चीज़ें जो है वो इसलिए भी डिले की जा रही थी कि कहा जा रहा था कि नहीं भाई, जो नॉर्मल पब्लिक है उनको नुकसान ना हो, उनको कोई जो है वो परेशानी ना हो। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमी को सीधा करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये कड़वे घूट पीना ज़रूरी थे जो फाइनली अब दिए गए। और इस फाइनेंस बिल के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए गए, 272 रुपये पर लीटर जो है वो कर दिए गए। ये तमाम चीज़ें मिलकर अब आने वाले दिनों में IMF के ट्रांच को, फाइनेंशियल असिस्टेंस को, इकोनॉमिक नंबर्स को सेट करते हुए दिखाई देंगी। साथ साथ मार्केट की अगर हम बात करें तो आज के दिन जो मार्केट का आगाज़ है वो पॉजिटिव नोट पे हुआ, लेकिन समहाउ मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो कम होते गए, और फाइनली जब क्लोजर हुआ तो वो एक रेंज बाउंड या डिक्लाइनिंग नोट हम कह सकते हैं 200 एंड देयर अबाउट डिक्लाइन देखा गया। 41,000 का लेवल तो इंटैक्ट है, लेकिन मार्केट अभी स्टक पोजीशन में दिखाई देती है 40,000 टू 42,000 के लेवल्स पर। और ये मार्केट के नंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को कनेक्ट भी कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो आना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब तक दे आर स्टिल इन वेट एंड सी पोजीशन, कि वो कॉशियस भी रख रहे हैं, वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल को भी देख रहे हैं, वो अट्रैक्शन को भी देख रहे हैं, लेकिन समहाउ वो पार्टिसिपेशन से डर रहे हैं। तो ये मार्केट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे फाइनेंस बिल के हवाले से, जो कि हम फर्दर डायसेक्ट भी करेंगे, और IMF के हवाले से जो ट्रांच की जो नेगोशिएशंस हैं उनमें और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। आई थिंक मोर देन इनफ, हमने सब कुछ ही कर लिया है, और अब तो बल्कि चीज़ें जो वो इतनी अलाइन हो गई हैं कि ये तमाम एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अब मेरे ख्याल में कोई ट्रांच के अंदर कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह गई है जो कि अब इसको रोके। तो ये बात करेंगे आज, गवर्नमेंट के मेजर्स के हवाले से बात करेंगे, कौन कौन से ये जो एक फाइनेंस बिल आए कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, जो मेजर्स लिए गए हैं उनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, रिपरकशंस भी हो सकते हैं लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अपकमिंग ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ही मार्केट के अंदर, इकॉनमी के अंदर ट्रिगर बन के आ रही है, वो है IMF के हवाले से। IMF आ जाता है तो मार्केट भी बिहेव करेगी और इकॉनमी के नंबर्स भी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। आप फाउंडिंग डीन हैं ज़ेबुल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं फातमी साहब से। फातमी साहब, क्या दिखाई दे रहा है? फाइनेंस बिल आ चुका है, टैक्सेशन जो कि हम बारहा बात भी करते रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर कि अब तो ये होना ही चाहिए, ये चीज़ जो है वो अब हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी ये दवाई, ये ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। प्लीज़। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं मरता क्या ना करता, हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ और मैं फिर यही कहूँगा कि जब तक हम आउट ऑफ द बॉक्स प्लान नहीं करेंगे हम इसी तरह परेशान। मूडीज़ वालों का आया है, जो आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इकनॉमिक्स के तजिए के इदारे को समझाता, उनका ये कहना है कि IMF की वजह से है, IMF से पैसे मिलने के बाद आसानियाँ हो जाएंगी, मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। यानी आप समझिए वेंटिलेटर से उतर जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन पे रहेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत के पास, चूँकि मुल्क के जो हालात सियासी हैं उसकी वजह से भी उनके पास बहुत प्रेशर है, और वो ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में दोनों काम करें, यानी आवाम खुश भी रहें और हम अपने काम भी जारी। तो ये सही मानों में हुक्मरानों का बड़ा टेस्ट पीरियड है, और ये वो है जो दुनिया के मुल्कों में जिस पे तारीख़ लिखी जाती है कि उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया बाद में आने वाले। फ़िलहाल जो हम देखते हैं वो ये कि 1% GST का डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ आवाम पे पड़ेगा और किसी पे नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत आज सुबह ही बढ़ गई, ज़ाहिर है, दूध की कीमत बढ़ गई,
اچھا، اب میں نے پھر کہا کہ اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہم اس 3 بلین سے بھی نیچے ہم جا چکے ہیں ریزرو فارن کرنسی، تو ہمیں تو ہر حال میں آپ شاید یاد ہو کہ پچھلے ہفتے ہم یہی بات کرتے کہ اسٹیل والے پریشان ہیں، دوسرے بزنس والے پریشان ہیں، انڈسٹریز ہماری ٹھپ ہو رہی ہے، امپورٹ ہمارا بند ہے، پورٹ پہ ہمارے سامان پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے حکومت کا کوئی چارہ نہیں ہے فیصلے یہ کر لیا، بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر یہی حکومت ہی سے درخواست کروں گا، یہ سوال کروں گا کہ یہ تو انہوں نے پلان کیا ہے وقتی طور پہ کشتی کے اس سوراخ کو بند کرنے کے، جو آپ سمجھے وہ کیا گم لگا کے بند کرتے ہیں کہ فی الحال جیسے ریڈیٹر میں پانی آ جائے نا تو بند کر دیتے ہیں تاکہ بھائی گھر تو پہنچ جائے نا کسی طریقے. لانگ ٹرم جب تک آپ پلاننگ نہیں دیں گے، موڈیز نے یہی کہا ہے کہ پاکستان میں اس سے فی الحال مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ایک تو یہ کہ انفلیشن بہت بڑھ جائے گا، 33 پہ چلا جائے گا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی ضرورت یہ کہ پاکستان مسٹ ہیو اکنامک مینجمنٹ سسٹم. دیکھیے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اکنامکس ڈیولپمنٹ، نہ مینجمنٹ. اس کے مطلب یہ کہ ہمیں بحیثیت ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کے، بحیثیت ایک ایسے ملک کے جس کی اکانومی بہت پریشان حال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی سنیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ قومیں صرف وہی ترقی کرتی جو تنقید پہ یقین رکھتے، کرٹیسزم پہ، وہ نہیں ترقی کرتی جو مکھن لگا لگا کے کام چلا رہی ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دوست ہیں، یہ سارے ممالک ہمارے دوست ہیں، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای، امریکہ تو ہے ہی ہے، تو ہمارے پاس جیسے دیکھیے مجھے نہیں پتا پروگرام میں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے ہاں جو وی آئی پی کلچر ہے، جو وی آئی پیز ہیں، ان کو تقریباً 17 بلین ڈالر سالانہ سبسڈی دیا جاتا ہے. وہ ختم کر دیں بھائی، ان پہ کون سا فرق پڑ جائے گا، کون سا عذاب نازل ہو جائے گا، آپ کا پورا ملک کہیں سے کہیں آ جائے گا. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. جو کر رہے ہیں وہ لگژری آئٹم از ناٹ اے ایشو. لگژری آئٹم میں کیا پیسے بچے تھوڑے، آپ نے 1% میں 170 جو بجٹ لائے وہ تو کور کر لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیکسٹ کرائسس میں آئیں گے تو آپ کو ابھی ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہماری جی ڈی پی سلو ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف کا سلسلہ چل پڑا تو 4% پہ آ جائے گا، وچ از گڈ. اچھا سوال یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی امپورٹ ہم ڈسکریج کریں گے ایکسپورٹ. آپ کی ساری انڈسٹری ایکسپورٹ انڈسٹری امپورٹ بیسز انڈسٹری ہے، مطلب آپ یہ ایک سامان منگوا کے دوسرا سامان بنا کے بیچ رہے ہیں، اس کی ٹوپی ادھر کر دیتے ہیں، اس کی ٹوپی ادھر. سوال یہ کہ جب آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ. میں اتفاق ہے پرسوں سائٹ ایریا میں یا ترسوں گھوم رہا تھا، بہت سارے انڈسٹری دوست ہیں میرے، بیشتر کی انڈسٹری ٹھپ ہو رہی ہے. کراکری کی انڈسٹری بہت بڑی، انہوں نے سامان بنانا بند کر دیا، کرے پیسے نہیں. تو آپ کو اسی طرح اسٹیل والوں کا ہے. میں پھر یہی کہہ رہا ہوں وہ یہیں کے لوکل مینوفیکچرر ہیں، لوکل مینوفیکچرنگ، پریشانی سامان ہی نہیں ان کے پاس، پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو عمرہ کی عیاشیاں، جو عمرہ کی آسانیاں، جو عمرہ کے مزے ہیں وہ ختم کرنا ہوگا. میں نے پچھلے یعنی میں بہت سخت بول رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ کو درد ہے اس ملک سے، آپ کیوں 17.5 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں لوگوں کو بھائی؟ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی آپ سمجھیں کہ میں بالکل یقین سے پورے آپ چاہیں تو صحیفہ میرے سر پہ رکھ دیں کہ ان کی زندگی کا جو اسٹیٹس ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے زیادہ ہے. یعنی بائیڈن بھی اتنے مزے میں نہیں ہوگا جتنے مزے میں ہمارا گریڈ 17 سے 22 کا افسر ہے. تو بڑی الگ ہو جائے گی. نہیں بھائی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو آپ کو اب اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ یہ کر دیا انہوں نے، سانس مل گیا، اچھی بات ہو گئی. یہیں سے جیسے انہوں نے کچھ اچھے کام کیے، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ایگریکلچر کو ہم لون دیں گے، 2000 بلین کا انہوں نے اعلان کیا، نوجوانوں کو لون دیں گے، بے نظیر فنڈ بڑھا دیں گے، یہ سب بہت اچھا کام. لیکن سوال یہ ریئل اسٹیٹ پہ کیوں نہیں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آلریڈی لگا ہوا تو ایسا نہیں، ناکافی ہے، وہ نہ کے برابر ہو، تو ایسا جو کوئی دیتا ہی نہیں. اچھا اسی طرح ایگریکلچر پہ آپ نہیں لگا رہے ہیں. آپ کو کچھ ٹیکس، ایگریکلچر پاکستان کا سب سے بڑا ایریا کور کرتا ہے نا، اسی سے تو ہماری آمدنی، اس پہ نہیں. اجب میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ لگائیں، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ٹیکس نہ لگائیں. جو آپ لوگوں کو آسانیاں دے رہے ہیں وہ کم کر دیں، اور وہ آسانیاں عوام کو دینا شروع کر دیں، تو آپ یقین کریں آپ کے مسائل حل ہو جائیں، جہاں تک میری سمجھ میں آتی بات. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی انٹروڈکٹری کامنٹ، فاطمی صاحب نے ڈیٹیل بتایا. ڈاکٹر صاحب پلیز ایک انٹروڈکٹری کامنٹ میں بتائیں فائنانس بل کے حوالے سے جو اب دیا گیا ہے، اس میں جی ایس ٹی آپ کو پتا ہے کہ 17 سے 18% کر دیا گیا ہے، جسٹ بیکاز آف دی کنڈیشن آف آئی ایم ایف. ورنہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ابھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی سادگی سے ہی چلا لیتے اور بجٹ دور نہیں تھا ابھی.
प्लीज़ इसको ज़रा डिफाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंस बिल आया उसका असर अवाम पे क्या पड़ेगा, तो असर तो पड़ेगा। ज़ाहिर बात है जब इससे महंगाई में भी असर पड़ रहा है, बढ़ रही है, और अब उससे बजाय ये कि हम उस पर डिस्कस करें कि क्या क्या मसाइल हैं, मसाइल अपनी जगह खड़े हैं और मसाइल इसी तरह बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम उनके हल की तरफ नहीं जाएंगे। अब हल क्या है, ये कोई एक दिन में चीज़ें नहीं हुई, एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं डेवलप हुई, ये डेवलप होते होते यहाँ तक हम पहुँच गए। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हमने आना होगा। सोल्यूशन ये है कि हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें अपने इंडस्ट्री को तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे पास डॉलर नहीं है, इसीलिए डॉलर कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है। हमें डॉलर को दूसरे ममालिक से लाने वाले काम करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ाने। एग्जैक्टली। अब एक्सपोर्ट के लिए हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न है, जो हमारी इंडस्ट्री है, हमें उसको फोकस करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल में हम एक चुके एग्रीकल्चर कंट्री भी हैं, और टेक्सटाइल में चूँकि जो कॉटन है पाकिस्तान की बेहतरीन कॉटन होती है, और उसको हमें उसकी तरफ से तवज्जो हटी हुई है। अगर हम उसकी तरफ तवज्जो दें, उनको फैसिलिटेट करें, तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि हमेशा इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो एग्री बिजनेस से ही ताल्लुक़ रखता है, राइस एक्सपोर्ट, एक ज़माने में टेक्सटाइल का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का हुआ करता था। फिर टेक्सटाइल से जब तवज्जो हटी तो राइस में, अब राइस पहले नंबर पर है। तो उसकी एक वजह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारा चावल बहुत अच्छा होता है, दुनिया में बहुत से ममालिक से अच्छा होता है। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो अल्लाह ताला ने दिए हैं, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जहाँ अभी जो हुकूमत ने एक एग्री में भी एक फैसिलिटेशन दी है जवानों के लिए भी, असल में अब नौजवान आईटी की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है, और आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे हमें ज़र मुबादला बहुत मिल सकता है, हमें बहुत हम डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। उसकी डॉलर ही इकट्ठे कर सकते हैं, उसको तो एग्जैक्टली रुपये का काम नहीं है, रुपये का काम नहीं है, क्योंकि बाहर से जो पैसा आएगा वो डॉलर सूरत में आएगा। हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी मुल्क की है कि उन्होंने पूरा एक आईटी सिटी, एक कल्चर बनाया हुआ है कि जितनी भी दुनिया में आईटी के बड़े इदारे देखें तो उसका कोई ना कोई सीनियर जो है वो वहाँ का है, वहाँ का उस जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज है, राइट। अच्छा, टैलेंट की हमारे पास भी कमी नहीं है, हमारे पास बड़े टैलेंटेड नौजवान हैं, आईटी में एक्सपर्ट्स हैं। तवज्जो इस बात की करनी है कि हमें पहली बात तो ये जो भी महंगाई का एक सिलसिला शुरू हुआ है और आवाम पे असर पड़ रहा है, ये तो एक हकीकत है, लेकिन हमें सब ने इससे मिलकर निपटना है। कैसे? कि जितने भी लोग हैं, देखिए ना, जब कभी मुश्किल वक्त आता है तो उसमें हौसले हारे नहीं जाते, उसमें सबको मिलकर उस मसले से लड़ने की ज़रूरत होती है। इससे भी हम निकल जाएंगे, लेकिन हमें इसके मुस्तकिल बुनियादों पर इसके हल तलाश करना होगा। एड हॉक किस्म का नहीं, IMF से हमने पैसे ले लिए कई, जो और किसी दोस्त मुल्क से हमने मदद मिल गई, वो तो एक एड हॉक किस्म का अरेंजमेंट है। कोई भी मुल्क जो है ना, वो इमदाद पर तरक्की नहीं करता जब तक कि उसके अंदर से इंडस्ट्री डेवलप हो, जब तक कि उसके जो, अब हमारे पास नौजवानों की तादाद, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा। अब हम इसको किस तरह से एक आबादी को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें, राइट। हमें उनको स्किल सिखाने की ज़रूरत है। मेरा ताल्लुक चूँकि एकेडमिक्स से भी है और ये फाइनेंस भी मेरा एरिया है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अब हमें डिग्री याफ्ता लोग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनिस्बत इसके कि उनको हुनर याफ्ता बनाएं, ताकि वो हमारी जो आबादी है ना, वो आबादी ना बल्कि ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो। तो इंडस्ट्री पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, यूथ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, आईटी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है, वो नहीं जाते। इवन जिनके पेरेंट्स जो हैं या आबा अजदाद वो खेती बाड़ी भी करते थे, वो नहीं जानना चाहते, बच्चे पढ़े लिख गए हैं, ठीक है, तो वो जाएं। जबकि एग्री बिजनेस दुनिया भर में बड़े लेवल पर हो रहा है, इसमें लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके उस बिजनेस को कर रहे हैं, फार्मिंग जिस तरह से हो रही है, तो और हम उस एग्रीकल्चर की तरफ से हम जो हट रहे हैं, जो कि देखिए ना, ये एक अल्लाह ताला का एक इनाम है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। बहुत सारे कंट्री नहीं है एग्रीकल्चर, वो नहीं अपनी काश्तकारी कर सकते। हमें हर तरह की अल्लाह ताला ने सोर्सेज दिए हैं,
اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیولپ کنٹری کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارے پاس کسی وسائل کی کمی نہیں ہے. جب تک ہم اپنا یہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بارے جب تک نہیں سوچیں گے تو جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اسی طرح لوگوں کی امداد پہ چلتے رہیں گے. سفیشینٹ نہیں ہوں گے، اپنی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے. فاطمی صاحب کافی ساری چیزیں انہوں نے وہی ریز کی ہے جو ہم کتنے ہی پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہے، اور بہت ہی یہ ایکچولی کریکٹ پوائنٹ ہیں جو کہ جن پہ نیڈ ہے کہ اب وہ اس پہ کام ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے پوائنٹس بھی ریز کیا جس میں ہیومن کیپٹل کے حوالے سے بات کی. تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ پش کی ضرورت ہے، یا تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. یاد ہوگا ہم لوگ اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ یہ حکومت جو نوجوانوں کو قرضے دے رہی ہے، بجائے قرضے دینے کے ہر نوجوان کو 5-10 لاکھ روپیہ آفیشیل دے کے، جیسے اب ڈاکٹر صاحب کا ادارہ، ڈاکٹر صاحب کے ادارے میں ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہر لڑکے کے نام سے وہ پیسے گورنمنٹ دے گی. جو ان کے پاس رہے گا یہ اس کو 1 سال 2 سال کی ٹریننگ دیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور چلتا کر دیں گے. کہاں؟ باہر ملک کے. تاکہ وہی ہے نا اس کے بعد اس کے پاس مرضی ہوگی، اگر وہ ایماندار آدمی تو جاب کرے تو پیسے دے دے 5 لاکھ واپس، نہیں ہے تو کھا جائے. لیکن فورن کرنسی ہمیں آنے لگے، ریونیو آنے لگے گا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کئی بار ہم نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں سے، ملکوں میں سے ہے جہاں 2 طاقتیں بہت ہیں. ایک تو ایگریکلچر کی بہت بڑی ہے، نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، پلس ہیومن پاور بہت زیادہ ہے، یعنی نوجوانوں کی تعداد بہت ہے. میں نے جو بالکل انٹرو میں آپ سے کہا کہ جو موڈیز نے کہا وہ یہ نہیں کہا کہ اکانومی صحیح ہے، اس نے کہا مینجمنٹ آپ کے ہاں گڑبڑ ہے. یہ وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ساری باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ بالکل سمجھیے روشن کھلا ہوا نا. لیکن جیسے قوانین ہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، دنیا میں سارے قوانین، یا اسلام سب سے اچھا مذہب ہم کو بھی معلوم ہے، کہتے بھی ہیں. سارا کھیل یہ آتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں. امپلیمنٹیشن ہمیشہ اوپر سے ہوتی، نیچے سے نہیں. میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری بنیادی ٹریننگ سادگی ہے. سادگی میں 2 رمز چھپے ہوئے ہیں جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. سادگی اس لیے نہیں کہ آپ سادہ رہیں، سادگی اس لیے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ بہت بڑے آدمی اور سادہ ہیں تو جو آپ کے سامنے چھوٹا آدمی وہ انفیریئر کمپلیکس نہیں فیل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے ساتھ. جیسے مسجد میں ہم کہتے ہیں ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کہتے ہیں نا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے آپ اور وہ ایک درجے پہ آ جاتے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارا بنیادی سبق ہے. اس پہ کیا میں نے آپ سے پہلے کہا، جیسے میں کہہ دوں گا پھر آپ ہی لوگ ناراض ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ کوئی مہذب ملک میں کھلی گاڑی پہ جو ٹرک کچرا لادنے والی پہ 4 آدمی صرف آپ شوقیہ لیے گھوم رہے ہیں. مجھے کوئی سا یہ صحرا کی گاڑی ہے، صحیح معنوں میں بنائی تھی یورپ نے مارکیٹنگ صحرا کے لیے، کیونکہ صحرا میں چلتی ہے، ڈیزرٹ میں. ہم اس کو یہاں VIP میں استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں. یعنی اس سے بڑی کیا کم قسمتی ہوگی یا کم سوچنے کی صلاحیت ہے کہ ہم ٹرک پہ آدمی بٹھا کے خوش ہو رہے ہیں، پیچھے 4 آدمی کہ جی ہمارا باڈی گارڈ چل رہا ہے. یہ آپ کو ختم کرنا. میں نے ہمیشہ کہا انقلاب کبھی بھی نہ پیسے سے آتا ہے نہ کسی اور، انقلاب آتا آپ کی سوچ سے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے دنیا کے سارے انقلابات اخلاق سے آتے ہیں. آپ کے ہاں اس کی اگر کمی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں، کیونکہ مینٹور ہے. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، تو ہم جب کہتے ہیں تو اس کی آپ مانے نہ مانے عام آدمی اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارا لیڈر. جب اگر سوال یہ کہ میں رولز رائس پہ گھوموں گا تو 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کا میرا باورچی اور میرا خانسامہ اور میرے نوکر کہیں گے یار کم سے کم ہمیں ٹویوٹا تو دلوا دیتے صاحب، خود رولز رائس. یہ وہ پرابلم ہے جو ہم ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب تک نہیں کریں گے ہم اس عذاب میں رہیں گے چاہے آپ کچھ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب نے اگین فاطمی صاحب نے پھر کوشچن مارک چھوڑ دیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا اکیڈمک کا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ہاں ضرورت ڈگریز کی نہیں بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کے اندر تو کیا وہ ٹیکنیکل جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ دے بھی رہی ہیں یا نہیں، یا پھر وہ ابھی بھی فوکس یہی کر رہی ہیں کہ لوگ آئیں ڈگری لیں بچے اور چلے جائیں پاس ہو کر؟ بالکل، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یہی کام کر رہی ہیں جو آپ نے ابھی فرمایا. اور تو سر یہ پھر زیادتی نہیں ہے؟ زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے. اور ہمیں پورے سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے.
देखिए हमारे पास जो एजुकेशन का सिस्टम वही 100 200 300 साल पुराना जो है वो चला आ रहा है। बच्चे के ऊपर किताबों का बोझ होता है। अगर आप छोटी क्लासेस का देखें, जब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके पास डिग्री होती है, और उस डिग्री वो किसी ने लिखा था ना कि वो एक रसीद होती है आपकी, जो पेमेंट आपने की है यूनिवर्सिटी कॉलेज की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि आपके अंदर क्या चेंज आया। लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आपको वो चेंज आया आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग हुई है। अब यहाँ पर मसला क्या है, पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जब जब कोई पॉलिसी बनती है एजुकेशन की, राइट, एक अलमिया ये है कि वो सर एजुकेशन। मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। रजा जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, वेलकम टू द शो। जी रजा, थैंक यू। रजा, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट की सिचुएशन और इन्वेस्टर्स का जो एक बिहेवियर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? जी आई थिंक ऑब्वियसली द इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट रही हैं, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक तरफ जहां आईएमएफ प्रोग्राम को रिज्यूम करने के करीब जा रहा है, वहाँ इन्वेस्टर्स को ये भी इल्म है और ये बखूबी अंदाजा है कि ये काफ़ी पेनफुल जर्नी है। जी, तो दोनों चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम करना भी ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी ना। जैसे हमने देखा है कि पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप या गैस प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। एक मिनी बजट कल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये दोनों फोर्सेस एक आपस में थोड़ी सी कशमकश है, बट शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स पेनफुल, लेकिन ऑफ कोर्स इसको अगर हम एक ऐसा वो ले लेसन के भी यहाँ से अब हमने बेहतरी की तरफ जाना है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इसके पॉजिटिव्स निकल सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि शॉर्ट टर्म में इट्स अ पेनफुल जर्नी। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, तो मार्केट थोड़ा सा इन दोनों फोर्सेस को दिखाती है। तो पिछले कुछ दिनों में देखें तो पॉजिटिव भी रही है, उसी ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव भी रही है। तो ये दोनों बायर्स एंड सेलर्स एक तरह से इसकी अक्कासी कर रहे हैं। राइट। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो 170 बिलियन रुपीस का टैक्सेशन जो है वो ऐड किया है, टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स ऐड किया है, क्या समझते हैं रजा आप, ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा? और आईएमएफ की जो कंडीशन है तमाम जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं या अभी भी कुछ है जो कि अभी हमें देखना है? आई थिंक काफी हद तक तो हमने देख लिया है। हमने ऑब्वियसली गैस टैरिफ्स देखे हैं बढ़ते हुए, बिजली के कीमतें, उसके अलावा ऑफ कोर्स मिनी बजट जो तकरीबन 0.3% ऑफ जीडीपी है, उससे रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगी। तो यस यू आर राइट, काफी हद तक जो लग रहा है कि ये प्री कंडीशंस हैं, ये पाकिस्तान ने कर ली हैं। हो सकता है कि कुछ रही गई चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं कि मजीद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गुंजाइश है तो फिर उसको इसी महीने कर लिया जाए, ना कि अगले महीने जो कि स्केड्यूल में है। 16 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू है, तो कुछ तरफ ये भी बात हुई है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को शायद फरवरी में कर लिया जाए, तो ये भी एक अंदेशा है। दूसरा है कि लेट्स सी अगर कोई सब्सिडीज पे आईएमएफ का जोर इस पे भी होता है कि रेवेन्यू जनरेशन मेजर्स तो करें जो हमने करे हैं, उनका जोर ये भी होता है कि अनटारगेटेड सब्सिडीज को खत्म किया जाए। तो आपने जो मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र चीज किया है, इसके अंदर काफी एक मेस नहीं हो जाएगा? तमाम चीजें स्कैटर्ड हो जाएंगी कि गवर्नमेंट के लिए बैक टू बैक चैलेंजेस अगेन, अगर मॉनेटरी पॉलिसी के हमने स्केड्यूल दिया हुआ है उसे स्केड्यूल से हट के हम उसे अडॉप्ट करेंगे तो? यू राइट, बेहतर है कि जी चीजें स्केड्यूल के उस पे ही हों, लेकिन अगर आईएमएफ प्रोग्राम हमने इसी महीने ही रिवाइव करना है और अगर कुछ इकदाम हैं जो हमने अभी लेने हैं और मार्च में नहीं लेने और बाकी चीजें हो रही हैं और उसमें बिलफर्ज अगर मॉनेटरी पॉलिसी भी शामिल है, तो फिर इसी सिलसिले में इसको भी जोड़ दिया जाएगा। अगर बाकी चीजें इसी वक्त तो वो भी फिर हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ स्केड्यूल मॉनेटरी पॉलिसी या मीटिंग्स न सिर्फ स्टेट बैंक ने करी हुई हैं पहले, बट ऑब्वियसली ये ग्लोबली भी अगर जरूरत पड़ती है तो सर्टेनली कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव हील्ड द वुंड। अब तो मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं होगा क्योंकि आईएमएफ की जो एक डिमांड्स थी वो तो फुलफिल कर ली गई हैं। रजा, एक और चीज़ पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से 272 पर लीटर हो गया है। ईएनपी सेक्टर वैसे ही फ्लरिश आजकल तो मार्केट के अंदर कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेटेज ऑफ द ईएनपी सेक्टर in future? Yeah, I think certainly circular debt.
नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंचे हैं। अंकारा पहुंचने पर तुर्किया के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया है, उन्होंने मुसाफिहा भी किया और वहाँ पर मौजूद हुकाम से वज़ीर आज़म का तारुफ भी करवाया गया। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के तुर्किया पहुँचने के, और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं तुर्किया का। वज़ीर आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात भी करेंगे और इस मुलाकात में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म मुश्किल की घड़ी में तुर्किया के अवाम के साथ खड़े होने और साथ ही साथ इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन जारी रखने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा भी करेंगे। एयरपोर्ट के ये मुनाजिर हैं जो आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान जनूबी तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे और पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों से भी उनकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात होगी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर से ज़लज़ले से जानी नुकसान और तबाही पर इजहार अफसोस करेंगे, पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत का भी इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म जनूबी तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे और उनकी पाकिस्तानी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों और ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात भी होगी। रियाज बरकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ये 2 रोज़ा दौरा है, इस दौरे के दौरान उन्हें मुलाकात भी करनी है तुर्क सदर से और साथ ही साथ ताज़ियत का इजहार भी करेंगे। जो पाकिस्तान की सर्च एंड रेस्क्यू टीमें हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर आज़म की? जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के अवाम और तुर्किया से इज़हार यकजहती के लिए अभी अंकारा पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म वहाँ जो है वो तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म जनूबी तुर्किया में जो ज़लज़ले से मुतासर इलाके हैं उनका दौरा करेंगे और पाकिस्तानी सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जो ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए वहाँ पहुँची हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और हालात दरियाफ्त करेंगे। जनूबी तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने 6 फरवरी को सदर जो है तुर्की के उन्हें टेलीफोन पर रब्ता किया था। अभी वज़ीर आज़म तुर्की अवाम से इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचे हैं और जो है वो रजब तैयब उर्दवान से जो है वो रंज गम का इज़हार भी अफसोस भी करेंगे ज़लज़ले पे और उससे जो नुकसानात हुए हैं तुर्की में, उस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तानी कौम अपने ज़लज़ला मुतासरीन जो तुर्की के हैं उनके साथ है। वज़ीर आज़म इस हवाले से इज़हार यकजहती में हर हवाले से तुर्किया के जो अवाम हैं और तुर्किया की जो हुकूमत है उसके साथ पाकिस्तान की मुकम्मल इज़हार यकजहती और जो इमदाद है वो हर हवाले से इमदाद की फराहमी के हवाले से यकीन दहानी भी कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच चुके हैं। तुर्किया पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा ये दौरा है। इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में ज़लज़ले से जानी नुकसान और तबाही पर इजहार अफसोस करेंगे, पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार भी करेंगे और इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ज़लज़ला मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। ऐसा लगेगा पता नहीं वो क्या चीज़, ये चीज़ से हमें बाहर आना है, हमें पूरे माइंडसेट से बाहर आना है। हमें अपने बच्चों को, देखिए ना, जो कुछ हम कर रहे हैं वही हम बच्चों को सिखाएंगे, वही बच्चे देख रहे हैं, बच्चे भी वही कुछ करेंगे जो हमने किया है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल में ही बच्चों को स्किल प्रोवाइड किए जाए। हमें उनके ऊपर किताबों के बोझ से कम करके उनको कुछ सिखाया जाए। कोई देखिए ना, हर बच्चे के अंदर एक अपना हिडन टैलेंट भी होता है, उसकी एक अपनी लाइकिंग भी होती है ना कि उसको इस फील्ड में जाना है। मैं इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं एक हदीस के हवाले से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन जो कुछ भी, वालिदैन तमाम वालिदैन बहुत बेहतर से बेहतर चीज़ अपने बच्चों को देते हैं, तो फरमाया कि वालिदैन जो भी देते हैं अपने बच्चों को उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है तालीम और तरबियत।
तालीम तरबियत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अलग अलग चीज़ें कही हैं। तालीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो गई, ट्रेनिंग कौन देगा? तरबियत। अब हम तरबियत ये समझ लेते हैं कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खाना खाया जाए। नहीं भाई, वो हाथ से क्या काम कर सकता है? एक होता है साइंटिस्ट, एक होता है आर्टिस्ट। अब साइंटिस्ट तो सब हैं बने हुए, आर्टिस्ट कोई नहीं है। BCS MCS की डिग्री है उसके पास कंप्यूटर की, अभी आप अपने कंप्यूटर में मसला बताएं कि भाई जरा हल कर दें, वो नहीं आता उसके पास। उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो है जिसने कभी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है कि आप उसको मसला बताएं कंप्यूटर का, वो हल कर देगा उसके बाद 10 से 15 मिनट में। अब क्या हो रहा है, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, और इसको स्कूल से ही देखिए, हमें इंतजार नहीं करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उम्र में आके, उसमें तो उसको माहिर होना चाहिए, एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए, एक्सपर्टीज की तरफ जाना चाहिए। स्कूल में कोई ना कोई उसके पास स्किल ऐसा हो, जब वो मैट्रिक कर रहा है कि वो अगर कंप्यूटर की तरफ है तो वो, और अगर एग्रीकल्चर की तरफ है तो एग्री बिजनेस की उसको तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और दूसरी इंडस्ट्री में देखिए, हम बार बार इन्फ्लेशन और महंगाई को हम बार बार डिस्कस करते हैं। भाई इसका सोल्यूशन देखिए, हर मुल्क में महंगाई पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई हुई है दूसरे ममालिक में। आप जाके देखें कि पूरी दुनिया में जब से कोविड के बाद, कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया चेंज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। बाहर भी लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, बाहर भी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, बाहर भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। फिर आपने वो जो स्टार्ट में कहा कि क्रिटिक्स नहीं होना चाहिए, वो एक सजेशंस होना चाहिए, क्योंकि आपने बदनाम तो ऐसे ही किया हुआ है, वरना हमारा मुल्क बहुत ज्यादा बहुत बेहतर है और उसको बेहतर बनाया जा सकता है। हम इससे निकल सकते हैं। देखिए, ये एक बुरा वक्त है, महंगाई का जो एक ये पूरा जो सैलाब आया वो, उससे सभी मुतासिर हो रहे हैं। उससे निकला जा सकता है। पूरी कौम, बहसियत कौम, हमें इसमें एक साथ मिलकर काम करना है। हम ये जिम्मेदारी किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते कि ये इनकी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मैं फातमी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। फातमी साहब, एक तो इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि सबको ही मिलकर काम करने की जरूरत है और हर बंदे को इंडिविजुअली ड्यूटी निभाने की जरूरत है। यहाँ पर कराची के थोड़े से हालात खराब होते हैं तो लोग, कुछ आपको पता है पूरे पाकिस्तान के लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कराची ना, अरे भाई हम अपनी चीजें छुपा लें कि निकलेंगे कैसे बाहर। अमेरिका की स्टेट्स ऐसी हैं कि आप रात को 6 बजे के बाद शाम में नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां पे ज्यादा छीना झपटी है। आप समझते हैं कि हम अपने मुल्क को ज्यादा एक गलत मार्केट की तरफ लेके जा रहे हैं, गलत उसका जो पर्सपेक्टिव है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। आपकी आधी बात सही, आधी गलत है। आप जिन ममालिक की मिसाल दे रही हैं, वहाँ कारोबार भी 6 बजे बंद हो जाता है। ये नहीं सोच रही हैं आप। मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे यूरोप और अमेरिका में इस लिहाज से बिल्कुल इस्लामी निज़ाम है कि मगरिब तक सारा कारोबार ठप हो जाता है। तो अब अगर जा रहे हैं आप बाहर, तो ये तो नाइट क्लब जा रहा है या बाहर जा रहे हैं, तो लुट जाने का हक है आपको। देखिए, समझे, बंदा वॉक भी कर सकता है, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड एक्चुअली, ये तो फिर गुफ्तगू ड्रैग हो जाएगी। दूसरी बात आप समझ लें, बहुत अच्छी तरह समझे इसको, शायद आप जब जाएंगे तो समझ में। उन्होंने इलाके डिफाइन किए हुए हैं, हाईली टैक्स पेड म्युनिसिपल टैक्स, लोएस्ट टैक्स जी। फर्ज कीजिए, मैं यहाँ करें क्योंकि वो हो जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। यानी वो इलाके जो क्राइम के हैं उसको उन्होंने अलग किया हुआ। ओके। अच्छा, वहाँ अगर आप गाड़ी में $5 रख के जाए तो गाड़ी टूटी मिलेगी। उसके बिल्कुल सामने वाली, बिल्कुल बाहर नहीं, बिल्कुल सामने वाली सड़क पे आप अपना ब्रीफ केस रख के जाएं और सुबह फिर वही मिलेगा। क्योंकि जो चोर और बदमाश है उनको पता है कि ये जो एरिया है हाईएस्ट टैक्स, खास के जो यहूदियों का इलाका हाईएस्ट टैक्स एरिया, यहाँ हाथ लगाना भी जिंदगी भर का अजाब है। आपके यहाँ वो नहीं, डिफाइन है। देखिए, आपके यहाँ ये नहीं, आपके यहाँ औरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, मतलब पूरे शहर में एक सा समय, ये नहीं होना चाहिए। इसके मतलब ये है कि आप टैक्स की इंसल्ट कर रहे हैं। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जो स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, बच्चों, उसको भी आप उसी खाते में डाल रहे हैं जहाँ स्लम एरियाज है। पूरी दुनिया में स्लम एरियाज होते हैं। तो ये बात आपकी आधी तरफ से। और दूसरी बात ये कि जब हम अपनी बुराई करते हैं तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि हम उनसे कम पे, हमारा मकसद होता है कि भाई उनको जहन्नम में डालें। आप अपने गरिमा में झांके ना कि वेयर वी स्टैंड। अगर फ़र्ज़ कीजिए, अभी डॉक्टर साहब ने इस्लाम की बात की ना, तो हम तो वो क्लेम कर रहे हैं ना दुनिया के सबसे अच्छे रिलीजन के फॉलोवर हैं हम लोग, तो हम उनसे मुकाबले ही क्यों करें कि उनके यहाँ क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा, ये उनका मसला है। तीसरी बात ये है कि अगर उनके यहाँ रात 6 बजे का क्राइम है तो किसी को भूखा भी नहीं रहने दे रहे हैं, घर पे खाना पहुंच रहा है, ये भी तो देखें ना। मतलब मरने नहीं देते किसी को पूरे यूरोप, अमेरिका में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि कहाँ से आप, मैं ये नहीं, मतलब आप तो छोटी बच्ची ये भी है,
कनाडा में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए माइग्रेट करते हैं कि वंस यू गेट वन चाइल्ड यू विल स्टार्ट गेटिंग बोनस, सेकंड चाइल्ड यू विल गेट मोर, तो उसके खर्चे से माँ बाप ठाठ से सुकून से रहते हैं। तो आप ऐसा मुआशरा बना दें तो फिर क्राइम बुरा नहीं लगेगा मुझे। बात ये कि हम कंगले हैं, पेट्रोल मेरे पास नहीं है, नौकरी ढूंढने के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में लूटे जा रहे हैं मोबाइल, तो हमें बुरा लग रहा ना। ये अलग चीज़ है। आप इसको, मैं सिर्फ अपने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि छोड़ने के मुल्क में क्या, तो सर सजेशंस क्या है कि इकोनॉमी को बेहतर कैसे किया जा सकता है? जो डॉक्टर साहब ने किया, आई 100% अखलाकियात दुरुस्त करें, तरबियत, सिस्टम, मिजाज, लोगों का अंदाज, लोगों की गुफ्तगू, लोगों के सोचने का स्टाइल, ये जो है ना कि हर आदमी PhD या हर आदमी डॉक्टरेट या हर आदमी डॉक्टर, हर आदमी, इसकी और एक छोटी सी मिसाल, इत्तफाक है, मैं जब बिल्कुल नया एडमिशन हुआ मेरा ऑल्बनी न्यूयॉर्क से स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो उसमें पहले ही सबक उन्होंने बताया जो हमारे समझ में उस वक्त नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को 60-70 पाउंड का बनाया, 60-70 kg का, उसमें ब्रेन तो एक ही kg है ना, तो वाई यू वांट टू मेक द होल नेशन एज ए ब्रेन? भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको आगे जाना PhD करना करे। मतलब पता चला कि आप सबको हका रहे हैं कि PhD कर लो, क्यों भाई? उसका शौक नहीं, उसको आप गिराज मिस्त्री बनाएं, कारपेंटर बनाएं, लोहार बना दें, सिल्वर स्मिथ बना, कुछ भी बनाएं ताकि राइट। तो दैट इज द चलें जी, बड़ी बात है। ये तो ऑब्वियसली इस चीज़ के ऊपर देखना ज़रूरी है किस तरीके से काम हो। डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके ऊपर ये बताइएगा, सजेशंस होनी चाहिए। इकॉनमी को बेहतर करना है, इकॉनमी का रिवाइवल है, अभी हम फाइनेंस बिल भी ले आए हैं और इस फाइनेंस बिल में वो चीज़ें रखी गई हैं जो रिक्वायरमेंट थी IMF की। अब आने वाले दिनों में जैसा कि रज़ा ने भी कहा कि अब कुछ आई डोंट थिंक सो या वी डोंट थिंक सो कि अब कुछ बाकी है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे? देखिए कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, ये बहसियत मुसलमान भी, और मायूसी कुफ्र है। तो पाकिस्तान के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है और बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए हैं वो तो अपनी जगह हैं। और जो आपका सवाल है पर्टिकुलर, मैं उसी के जवाब की तरफ आऊँगा कि हम अपनी इकनॉमी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, जिन ममालिक ने अपनी इकनॉमी बेहतर की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। बस जिस तरह से फातिमी साहब ने फरमाया कि अमल करने की बात है। देखिए, हम कवानीन बना लें और उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो, वो कानून कुछ भी नहीं करेगा। इसी तरीके से पॉलिसी हमने बना दी, उस पॉलिसी पे अमल नहीं किया, वो पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती। हमने दवाई अच्छी बना दी, वो पेशेंट ही नहीं खा रहा। वो एक साहब तक ये दवाई मैं खरीद के ला के रख लेता हूँ घर में, मुझे आराम ही नहीं आया। अरे भाई, वो तो दवाई आपको लेनी पड़ेगी ना, खानी पड़ेगी। बात यह है कि बड़ा सिंपल सी बात है, जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, एक तो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का मतलब है कि उस मुल्क में लोगों के जान और माल महफूज हों। सही बात। हमारे मुल्क में बाहर से नहीं आ रहा कोई भी ज़र मुबादला, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी, कोई इदारे नहीं आ रहे, बल्कि जो थे भी वो भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं गैर महफूज मुल्क है। अच्छा, तो एक तो सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बाहर के जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको भी फील हो। क्यों लोग दुबई में जाके इंडस्ट्री लगाते हैं? क्यों लोग मलेशिया जा रहे हैं? क्यों लोग इवन बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जो इस्टेब्लिश हुए हैं, उसके पीछे पाकिस्तान है। कैसे? कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी थी वो पाकिस्तान में नहीं, उधर चली गई। इवन पाकिस्तानी इन्वेस्टर वहां चले गए जी। अच्छा, तो एक तो बात यह कि हुकूमत के जिम्मे, जो मैं कहूंगा कि ये, दूसरी बात यह कि देखिए ना, होता क्या है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होते हैं, जहां मैंने कहा कि पूरी कौम ने मिलकर काम करना, वो उसकी तरफ भी मैं आऊंगा। जो CPEC है, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसकी कामयाबी के लिए कोशिश कर रही है और वो हुकूमत ही करेगी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनके लिए ऐसे हालात बनाए जो कि पाकिस्तान के बड़े फेवर में जाता है। कैसे फेवर में जाता है कि उससे रोजगार मिलेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। अब हम वैसे आवाम भी, हमारे कौम के भी हमारे पर जिम्मेदारियां हैं क्या, कि हम इंडस्ट्री को फ्लोरिश करें, इंडस्ट्री पर तवज्जो दें, एग्रीकल्चर पर तवज्जो दें, हमारे यूथ जो है वो IT की तरफ आएँ। ई-कॉमर्स का बिजनेस पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ऐसे बच्चे हैं तो बहुत प्रमोट हो गया ई-कॉमर्स। हाँ। तो ये
جس سے کہ پھر اگین میں کہوں گا کہ زر والدہ پاکستان سے باہر اچھا آئے، کچھ ڈالر لوگ کی ہیں صورت جو میں آئے۔ سیریس ہیں، وہ ای کامرس کو، سوشل میڈیا کو اس طریقے سے اپنے بزنسز کے لیے یوز کر رہے ہیں جس سے کافی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بینیفیشری ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں، ان اور کو یہ ضرورت نہیں ایکسپورٹ ہے۔ کا بڑا ذریعہ ہے، دیکھیں نا ایکسپورٹ دو، جس طرح سے ہم کہتے ہیں بزنس ایک تو کوموڈیٹی کا ہوتا ہے، ایک سروس کا ہوتا ہے، یا تو کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے یا آپ کی سروس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایکسپورٹ میں بھی جو ہے آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں وہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح سروسز، یہ ای کامرس اور آئی ٹی جو سروسز میں آتا ہے تو سروسز بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو ابھی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹری کو توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں تمام سورسز موجود ہیں لیکن ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، کیوں؟ اچھا پھر کیا ہے کہ ہر چیز امپورٹ آپ کر رہے ہیں۔ میں یہیں پر اسی حوالے سے بات کہوں گا کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے امپورٹ کو ڈسکریج کیا اور ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، ایکسپورٹ میں سپورٹ کیا کہ آپ ایکسپورٹ کریں۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں، آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا تو یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایل ایس ایم سے پہلے اگر ہم ایس ایم ایز پہ توجہ دیں تو آٹومیٹیکلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھے گا۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا۔ ایک دیکھیں نا، کاریں نہیں بنا رہے ہم، ٹھیک ہے، نہیں بنا رہے، اور بہت سے بڑی ہیوی مشینیں نہیں بنا رہے، موٹر سائیکل کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل میں ایک سائیکل ہے جس میں ایک موٹر لگی ہوئی، تو پوری سائیکل تو پاکستان میں بن رہی لیکن اس کی موٹر چائنا سے آتی ہے، جو انجن، ایک انجن ہم نہیں بنا سکتے، جبکہ یہی قوم ہے جو باہر جا کے ہوائی جہاز کا انجن بھی بناتی ہے۔ جی صحیح۔ لیکن یہاں ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے موٹر سائیکل کا انجن ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے، وہ چائنا سے ہم منگا رہے ہیں۔ یہ جتنی 70 موٹر سائیکلیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹائر، رنگ، یہ وہ باڈی وغیرہ سب یہاں بن جاتی ہے، کورنگی انڈسٹری ایریا میں بنتی ہے، لیکن انجن وہاں سے منگاتے ہیں جو کہ بڑی کاسٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرا سوال ہے کیوں؟ جب ہم موٹر سائیکل، یہ بننا چاہیے، یہ مین چیز ہے جو پوائنٹ جو ایک ہیوی پرکس کریٹ کر سکتا ہے وہ بننا چاہیے۔ کیوں نہیں بن رہے کمپیوٹر یہاں پر؟ چائنا سے کیوں بن کر رہا ہے؟ دیکھیے نا، ابھی جتنی چیزیں ہم اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں الیکٹرانک، وہ سب چائنا سے بن کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا یہاں پر کاسٹ زیادہ ہے؟ دیکھیے اس میں کیا ہے، پھر وہی بات ہے، انجینئرز تو بڑے اچھے ہیں، آپ اکیڈمی میں تو بڑے اچھے انجینئرز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ہاں نہیں تو بس وہی ہے کہ ان کو ڈگری دے رہے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور ان کو اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے تھیسس لکھتے ہیں، جب وہ اپنی ایک ریسرچ دیتے ہیں آگے، تو ریسرچ کو وہ اپنی ایک فزیکل شکل بھی دیتے ہیں، بالکل، وہ تو پراپرلی بنا کے دیتے ہیں اسی اس چیز کی پہ ریسرچ کو اپنی۔ میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے بہت اچھا ذکر کیا جس میں میں آپ کے چینل کے حوالے سے تمام لوگوں کو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے اور ایک آئیڈیا بھی ہے۔ دیکھیے پی ایچ ڈی ایک ریسرچ کا نام ہے، تحقیق کا نام ہے، وہ تحقیق جو قوم کے یا لوگوں کے یا اس ملک کے یا دنیا میں کسی کے بھی کام آئے، اس سے فائدہ پہنچے۔ اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ ٹائم ویسٹ ہے، بجائے اس کو ڈگری دینے کے اس کو 3 سال کی سزا دینی چاہیے کہ اس نے اپنا ٹائم بھی ضائع کیا اور اپنے سپروائزر کا ٹائم ضائع کیا اور اس پہ جو بھی پیسے خرچ ہوئے وہ بھی خرچ ہوئے۔ جب تک کوئی چیز ڈیولپ نہ ہو، جب تک پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ملنی چاہیے۔ اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو کوئی نئی چیز ڈیولپ کر کے سامنے لے کر آئے کہ دیکھیے پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، اب سنا ہوگا آپ نے کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے، وہ پانی سے گاڑی چلا کے بنا کے دکھائے اور پھر اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز ابھی تک انجن نہیں بن رہا تھا، میں نے بڑا سستا سا انجن بنا کے رکھ دیا، یہ ہے، اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینی چاہیے۔ ہماری اکنامی کیسے بہتر ہو اس کو پریکٹیکلی طور پر اس کے سولوشن وہ دے کہ یہ کام کر لیں، سولوشن دے، اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے۔ یہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے ڈگری دینے کے میرے خیال میں تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹائم ویسٹ کیا۔ یہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری دیکھیں نا، دنیا بھر میں لوگ اسکل پہ اور پریکٹیکلی ہو گئے ہیں، ہم نہیں ہوئے۔ وہاں پر یہ ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ انوویٹ کریں، بنائیں اور آپ پی ایچ ڈی لے لیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جس نے ردی اور جو اس نے لکھا وہ بھی میں کہنا نہیں چاہ رہا، جیسے فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات پھر وہ نکلے گی دور تک جائے گی کہ بس صرف ہم ایک بڑا اچھا کاپی پیسٹ، میں کہتا ہوں ریسرچ 2 انگلیوں میں، یہاں سے کاپی یہاں سے پیسٹ، یعنی کاپی پیسٹ، یعنی آپ کے 5 انگلیاں بھی استعمال نہیں آ رہی، صرف 2 ہی، 2 فنگر کا کمال ہے۔ یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ ریسرچ یہ ہے کہ آپ کے ملک اور قوم کو کیا فائدہ پہنچا اس سے۔ چلیں دنیا میں کسی کو تو پہنچے، کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی۔ اب وہ ایک مزید ایک
अनएम्प्लॉयड जो है ना, सर पीएचडी तो छोड़ें, आप इंजीनियर्स को जो डिग्री दे रहे हैं उनकी डिग्री में भी कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो कि वो प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री Exactly. इंजीनियर्स भी बहुत सारे ऐसे जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी ऐसे भी नहीं है, अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। यही मेरा एक अगर आप कार्स के इंजन्स की या डिफरेंट इंजन्स की बात कर रहे हैं तो पीएचडी डॉक्टर तो फिर भी किसी यूनिवर्सिटी में लग जाएगा, लेकिन इंजीनियर क्या करेगा? यही है। तो So, हमें मैं फातमी साहब से भी पूछना चाहूंगी, फातमी साहब फिर प्रोग्राम का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सॉल्यूशंस की जरूरत है हमें, और आईटी डॉक्टर सेक्टर। साहब ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी। देखिए है क्या, अगर कभी गौर करें, मैं अक्सर कहता हूँ प्रोग्राम में, जब हम छोटे थे तो गुजरात और गुजरानवाला लाला मूसा में इतनी कॉटेज इंडस्ट्री थी, और सियालकोट तो खैर बहुत मशहूर था, क्रॉकरी और स्पोर्ट्स सर्जिकल गुड्स, आपको पता पूरी दुनिया में। हमें सिर्फ यही गौर करना चाहिए कि अगर 1960 तक सर्जिकल गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो 80 के बाद हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी, देखिए मैंने कहा ना, आप अपनी खामिद छोड़, सर्जिकल गुड्स तो अभी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना के बराबर का स्टैंडर्ड नहीं है। और मैं इस खेल में तो आ गए हैं, आप फुटबॉल वगैरह में आ गए, लेकिन नहीं। दूसरी बात आप देखें कि मैं बिल्कुल जब बच्चा था तो उस जमाने एक बाइक आती थी रेले और फिलिप्स की, जिसमें डायनेमो लगा होता था, तो उसमें पहिया नहीं चलाना पड़ता था, वो डायनेमो चल गया, आगे चले जा रहे हैं। भाई आप छोटी छोटी चीज़, जैसे आपने इंजन के बारे में कहा ना, छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को इनकरेज करें, और बिल्ला अच्छा ये भी बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा तालीम जो है वो आप जब अगर उसके काबिल जॉब नहीं मिलती तो वो एक प्रॉब्लम बन जाता है सोसाइटी के लिए कि मैंने यार एमएस किया और मुझे तो 20,000 की जॉब नहीं मिल रही, तो ही बिकम्स मोर प्रॉब्लम। तीसरी बात जो इन्होंने कही ना कि क्यों नहीं, आपके यहाँ जो बच्चे नौजवान हैं, बड़े लोगों को ये तसाहल पसंद है, यानी इजी गोइंग है, वो सुबह उठे आराम से 1 बजे नाश्ता वाश्ता करके 2 बजे, मैंने आपसे 1 नहीं 10 बार कहा, जब तक आप टाइम सुबह से 6 से शाम 6 नहीं करेंगे लोग एक्टिव नहीं। 1 बजे उठ के तमाम कारोबारी 1 बजे सो के उठता है, तो कैसे भाई ये बताइए, दुनिया का कौन सा कानून 1 बजे उठ के आपकी बॉडी किसी काम की नहीं रहती? आप सोचे ना, आप सारी दुनिया आप 6 बजे बंद करती, आप रात को 3 बजे बंद करते हैं भाई, तो आखिर अच्छा, और फख्र करते हैं, कहना ब्याह कराची की शान ही अलग है, वो 2 बजे रात तक हम लोग बारबेक्यू टू नाइट घूमते रहते हैं ना, दैट इज यू हैव टू चेंज। आपको मेरी बातों पे मजाक लग रहा है, लेकिन आई एम वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। अल्लाह ने जो कानून बनाया, यूरोप फॉलो कर रहा है, सुबह 6 से शाम से, आप करें, और सब फायदा उठा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और बिल्कुल इनकी बात सही, इंडस्ट्री की तरफ जाएं, इंडस्ट्री की तरफ जाएं, एक इंपोर्ट को डिस्करेज करें, एक्सपोर्ट और अपनी चीज़ें बनाएं, ख़त्म। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। फातमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ IMF के हवाले से, फाइनेंस बिल के हवाले से। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।